तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे, तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और तुम्हारी इस पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 9। और ये है उसका पार्ट नंबर 5, जहां पे आज हम देखने वाले स्टाफिंग और लीडिंग का टॉपिक। क्या क्या देखने वाले? स्टाफिंग का टॉपिक और लीडिंग का टॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टाफिंग पढ़े उसके पहले जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जो हमने देख रखे हैं, उसका जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि स्टाफिंग क्या है, कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है। तो पहले एक बार जो पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं स्टाफिंग, और जो आने वाला टॉपिक है लीडिंग, वो प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो याद करो, पार्ट 1 में अपन ने देखा था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग, इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। तो मैनेजमेंट क्या है? चीजों को, रिसोर्सेज को, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह हो या वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इसको प्रॉपर टैक्टिक्स, प्रॉपर टेक्निक से मैनेज करना, जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। ठीक है, जो हमने गोल बना के रखा है, जो हमारा एम है, वो प्रॉपर्ली अचीव हो जाए। उसके लिए अपन ने देखे थे कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, 3 बाबा थे जिन्होंने कुछ कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, छोटी मोटी बातें कही थी। वो अपन ने देखा था कि हमको बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, प्रॉपर चीजों का एक ऑर्डर होना चाहिए, हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, बहुत सारी अपन चीजें देखे थे उसमें। उसके बाद अपन आ गए थे अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पे। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले था अपना प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या? प्लान करो, विजन बनाओ कि भैया आपको आगे करना क्या है। ठीक है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, गोल सेट करो, सारी चीजें अपन ने प्लानिंग में देखी थी। उसके बाद फिर अपन ने देखा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि इन फ्यूचर आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखने वाला है, प्रोडक्शन यूनिट कहां होगा, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, एक हायरार्की वहां पे बनानी है। तीसरा फंक्शन अपने पास आया है स्टाफिंग का। ठीक है, स्टाफिंग में अब जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था, एक जो बेस बनाया था, वहां पे हम जो मेन है हमारा, उनको वहां पे प्लेस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा? ह्यूमंस काम करने वाले, ह्यूमन रिसोर्सेज काम करने वाले। तो अब उन ह्यूमन का सिलेक्शन कैसे करना है, उनके में और इंप्रूवमेंट कैसे लाना है, यही बातों से डील करता है अपना स्टाफिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। अब उस स्ट्रक्चर को हमको फिल करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपना स्टाफिंग प्रोसेस को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भैया स्टाफिंग होता क्या है बुक के हिसाब से। तो स्टाफिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all position from top to operational level। ठीक है, स्टाफिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस मतलब इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होने वाले, कड़ी जुड़ती रहेगी। एक भी कड़ी बीच से हट गई तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बिखर जाएगा। प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप वहां पे होने वाले। तो स्टाफिंग क्या है? एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उसमें प्रोसेस से हम क्या करना चाह रहे हैं? तो हम ऐसे केपेबल पर्सन, ऐसे केपेबल इंप्लॉइज ढूंढते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो गैप है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह वो आके गैप को फुलफिल कर सके। तो सिंपल ये होता है स्टाफिंग। आगे, in the words of Dalton McFarland, staffing is the function by which manager build an organization through the recruitment, selection, development of individual as capable employees। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिक्रूट कर रहे हैं नए एम्प्लॉइज को अपने पास लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी उनके स्किल्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। किनका? ऐसे इंडिविजुअल का जो हमारे केपेबल इंप्लॉइज हैं उनका। ठीक है, उसके अलावा आगे अकॉर्डिंग टू क्नूट्स एंड ओडोनेल, ठीक है, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, जिसको तुम वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। फिर उसके बाद वेरिज की एक डेफिनेशन है, अगेन मोर और लेस सेम बात ही करेंगे अपन। देखते हैं आगे। 10 स्टाफिंग इज कंसर्न विद द प्लेसमेंट, ठीक है, इंप्लॉइज को प्लेस करना, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना ऑफ ऑल दोज मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हुज फंक्शन इज टू गेट थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स के साथ मिलके हमको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। उसको अचीव कौन करेगा? सारे इंडिविजुअल करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे। इंडिविजुअली तो काम करेंगे ही, बट साथ में लेके काम करते रहेंगे। ग्रुप एफर्ट्स जब तक नहीं लगेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल यहाँ पे पूरा नहीं होगा। तो उन लोगों को हमको सिलेक्ट करना है, उनका प्लेसमेंट करना है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनको ग्रोथ देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और यही क्या है? स्टाफिंग है। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल। ये देखो यहाँ पे खड़ा है एक मैनेजर कह लो, एक एम्प्लॉय कर लो, पढ़ा लिखा एम्प्लॉय मैनेजर, जिसके पास 2 सीवीज हैं, सीवी या रिज्यूमे कह लो। एक को ये बोल रहा है नो, दूसरे को बोल रहा है यस। तो यही क्या अपन छांट रहे हैं, कितने सारे एम्प्लॉइज है, कौन सा हमारे लिए परफेक्ट है, किसको हमको हाँ बोलना है, किसको हमको ना बोलना है। यही सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टाफिंग के अंदर आता है। ठीक है, यही है अपना स्टाफिंग का एक छोटा सा पार्ट। अब देखते हैं कि स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला, इट फैसिलिटेट्स कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पीपल टू टेक वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपन ने देखा ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, पर वो स्ट्रक्चर कैसा भी खोखला है, जब तक उसमें लोग नहीं आएंगे वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। स्टाफिंग उसी गैप को फिल कर देता है। कैसे फिल करता है? तो जो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनको वो प्रॉपर प्लेस में रख देता है।
इट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी बाय प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है। राइट पर्सन को अगर आप राइट जॉब पे रखोगे तो प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो इफेक्टिव काम है वो ज्यादा निकल के आने वाला है। अब क्या हो कि अगर आप एक अनक्वालिफाइड पर्सन को, एक अनस्किल्ड पर्सन को एकदम टॉप लेवल में जगह दे दो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी? बिल्कुल नहीं निकल के आएगी। तो हमको राइट पर्सन को राइट प्लेस में प्लेस करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है एनहेंस हो सके। थर्ड, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्यूचर में, ठीक है, आगे वाले आने वाले समय में हमको कितने स्टाफ और लगने वाले हैं उसका भी एस्टिमेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ पीपल थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो आपके एम्प्लॉयज है, उनकी भी ग्रोथ में हेल्प करता है। वो काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो होगी, साथ ही साथ हम अपने स्टाफिंग के अंदर में जो भी हमारे अंदर एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वेरियस प्रोग्राम्स हम करवाते रहते हैं, अटेंड सेमिनार्स अटेंड होते हैं जिससे उनकी भी स्किल्स ग्रो हो जाए। नेक्स्ट, it helps the organization to make best use of existing workforce, simple point. It ensures adequate remuneration, ठीक है, जो सैलरीज है और बाकी इंसेंटिव है वो एडिक्वेट मिले अपने वर्कफोर्स को। It results in high employee morale and job satisfaction, ठीक है। जब आप एम्प्लॉय को प्रॉपर रेमुनरेशन दोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उसको प्रॉपर ग्रोथ एंड एक्सपोजर मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी क्या है, बूस्ट हो जाएगा, एकदम चार्जअप हो जाएगा कि यार मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए भी इतना कुछ कर रही है। नेक्स्ट, it makes the top management aware of the requirement of manpower arising from transfer, प्रमोशन, टर्नओवर, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। स्टाफिंग से जो टॉप लेवल में बैठे हैं मैनेजर्स, उनको भी पता चलेगा कि उनके पास कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने की उनको जरूरत है, कितने रिटायर हो रहे हैं तो उन प्लेस को कैसे भरना है। तो ये सब चीजों में, ताकि कोई भी हमारा गैप है वो खाली ना रह जाए, कोई भी गैप हमारा अनफुलफिल्ड ना रह जाए, क्योंकि जहां भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे गैप रह जाएंगे तो वो वहां से हमारा स्ट्रक्चर वीक होना चालू हो जाएगा। तो उस गैप को तुरंत, जैसे खाली हुई जगह, उस गैप को तुरंत फुलफिल कर दो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों को पता रहता है कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कितने हमको जरूरत है, कितने रिटायर हो रहे हैं, तो कब कौन से टाइम पे हमको उस गैप को फुलफिल करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेस स्ट्रांग हो, पूरी बिल्डिंग एक अच्छी तरीके से स्ट्रांगली बन जाए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो ये है अपना स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। अब स्टाफिंग अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा कि स्टाफिंग एक प्रोसेस, और प्रोसेस मतलब मैंने बताया कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होने वाले हैं। पहले एक स्टेप होगा, फिर उससे दूसरा स्टेप जुड़ेगा, फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और एक ऐसी चेन बन जाएगी। जब ये ऐसी चेन बन जाती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, उसी को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो अब अपन देखने वाले हैं कि स्टाफिंग का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनाइजिंग में बनाया था उसको फिल करने का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो चलो समझते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट place and at the right time so that the organization would be able to achieve its goal effectively. Just one wrong decision in the process would prove to be costly to the entire enterprise. A wrong placement in an organization would adversely affect the productivity of the organization as a whole. Staffing process involves the following step. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक गलत पर्सन एक गलत पोजीशन पे अगर आ जाए तो क्या होगा, उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिखर सकती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो स्टाफिंग, जब भी हमको किसी इंप्लॉय को एक पोजीशन में रखना है, राइट पीपल को राइट प्लेस में रखना है एट राइट टाइम, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़। तो जब भी हम वो गैप फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से, एकदम कॉशियस होके, एकदम ठीक है, बिल्कुल ध्यान से उस पर्सन को सिलेक्ट करना है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सूटेबल हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि स्टाफिंग का ये प्रोसेस क्या है, वो गैप हम कैसे फिल करेंगे, उसका प्रॉपर इन डिटेल प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है अपना मैन पावर प्लानिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग, आपको कितने मैन पावर चाहिए इसकी पहले प्लानिंग करो। देखो आपका काम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, ठीक है। पहले एक नंबर डिसाइड करो कि आपको 10 लोग चाहिए, 5 इंप्लॉइज चाहिए, 50 चाहिए, 150 चाहिए, 10,000 चाहिए, ठीक है। सबसे पहले प्लान करो, ठीक है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन था मैनेजमेंट का, और स्टाफिंग के भी प्रोसेस का सबसे पहला फंक्शन क्या निकल के आ रहा है, प्लानिंग। बट किसकी प्लानिंग? मैन पावर की प्लानिंग, कि आपको कितने इंप्लॉइज एक्चुअल में चाहिए। Is a process of determining and assuring that the organization will have adequate number of qualified persons available at the proper time, performing jobs which meet the needs of the entire enterprise and which provide satisfaction to the individual involved. ये क्या है, अपना मैन पावर प्लानिंग की एक डेफिनेशन हो गई, जो किसने दी है भैया, डेल एस बीच ने दी है, ठीक है। जो बीच नहीं, डेल एस बीच, ठीक है, इनका सरनेम है बीच। आगे, मैन पावर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप के अंदर भी स्टेप है, इतना डिटेल में अपन पढ़ने वाले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, किसके ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी एक्सपर्टीज और क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर काम को करने के लिए, उसके बारे में सोचो। थर्ड, एस्टिमेटिंग द एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करंट ह्यूमन रिसोर्स, कितने और एडिशनल आपको ह्यूमन रिसोर्स लग सकते हैं। फोर्थ,
डेवलपिंग एक्शन प्लान्स टू मीट द एंटिसिपेटेड ह्यूमन रिसोर्स नीड। अब इस ह्यूमन रिसोर्स की नीड को आप कैसे फुलफिल करोगे, तो उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाओ कि किन किन तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स को खोजोगे, किन किन तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स को लेके आओगे। कमान क्या है, 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो है डिटरमाइन करना है कि आपको काम क्या करना है, उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स और एक्सपर्टीज चाहिए आपके एम्प्लॉय में, वो आपको डिसाइड करना है। तीसरा पॉइंट, आपको कितने और एडिशनल ह्यूमन बीइंग लग सकते हैं, और चौथा, आपको एक डेवलपिंग एक्शन प्लान बनाना है जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये 4 पॉइंट कहां आ रहे हैं, अपने एक ही पॉइंट के अंदर, जिसका नाम है मैन पावर प्लानिंग। दूसरा स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा स्टेप है अपना रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम विच क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ जॉब वैकेंसीज कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, क्या करना है, अब कंपनी मार्केट में ढूंढने जाएगी। ठीक है, अब कंपनी मार्केट में ढूंढने जाएगी कि हमको भैया ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, जो इंटरेस्टेड है आके हमारे पास अप्लाई करो। उसमें से कंपनी जो बेस्ट होगा उसको अपने पास रख लेगी, बाकी को रिजेक्ट कर देगी। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट। अब कंपनी अट्रैक्ट करेगी, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालेगी, देखेगी कि भैया कौन कितने इंप्लॉयज आते हैं, उसमें से बेस्ट इंप्लॉय को क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, जो कि है अपना थर्ड स्टेप, दैट इज सिलेक्शन। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट हु मीट्स द क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, प्लान किया कि हमको कितने मैन पावर चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या स्किल्स हमको चाहिए। फिर कंपनी क्या गई, मार्केट में गई, बोली कि हमको ये लोगों की जरूरत है, जो इंटरेस्टेड है, जो कैपेबल है, वो आए हमारे पास। वो कौन आ गए, रिक्रूटमेंट में वो सारे लोग आ गए। अब उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उनको कंपनी करेगी सेलेक्ट, जो कि बनता है हमारा स्टेप नंबर 3। अब आगे देखते हैं सिलेक्शन के बाद क्या होगा। सिलेक्शन के बाद पॉइंट नंबर 4 या स्टेप नंबर 4, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट मतलब सर, तो प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल, आइडेंटिफाइंग हिम विद अ पर्टिकुलर जॉब। अब आपने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब उसको प्लेस करो, यानी अब आप उसको बताओ कि भैया आपको ये पोजीशन पे रखा गया, ये आपकी जॉब है, ये आपकी रोल्स हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या हो गया, प्लेसमेंट। इफ द पर्सन एडजस्ट टू द जॉब एंड कंटिन्यूज टू परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन, इट मींस द कैंडिडेट इज प्रॉपर्ली प्लेस्ड। अब इंडक्शन देखें तो इंडक्शन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू अ जॉब and the organization, so that employees develop a sense of pride in the organization and commitment to the job. Proper induction would enable the employee to get off a good start and develop his overall effectiveness on the job and enhance his potential. Induction कर रहे हैं, इंडक्शन मतलब क्या, इंडक्शन चूल्हा वाला नहीं, इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू द जॉब। जो जॉब के लिए आपने पर्सन हायर किया, उसको जॉब से इंट्रोड्यूस करो कि आपका ये काम है, आपको इस तरीके से करना है, जिससे उस काम को करने के लिए वो एम्प्लॉय ना कंफर्टेबल हो जाए, एकदम रिलैक्स, एकदम चिल हो जाए कि अच्छा ये काम करना है, इसको ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पीपीटी बनाना है, ठीक है, और आपको पीपीटी बनाना आता नहीं है, आपको तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो क्या आप वो काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में यहाँ सर्च करोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें आपको ऐसे स्लाइड डालनी है, ऐसे इफेक्ट डालने हैं, ऐसे टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। तो ये सब चीजें प्रॉपर बताया जाता है, थोड़ा सा फ्री किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर से प्रेशर हटाया जाता है एम्प्लॉइज के ऊपर से, ताकि वो फ्री होके मस्त माइंड के साथ बिना किसी लोड के काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली हो सके, टाइम पे हो सके, बिना किसी ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट किए हो सके। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। फर्दर उसकी एबिलिटीज को और एनहेंस करने के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू अचीव अ चेंज इन ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द ट्रेंड एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ट्रेनिंग दो, उसको और इंप्रूव करो उस चीज में। जैसे मैंने अभी आपको एक टास्क दिया था पीपीटी बनाने का, आप पीपीटी बनाने में एकदम 100% एकदम परफेक्ट हो गए हो। अब आपको मैं दूसरा दे दूंगा कि भैया एक्सेल चलाना सीख लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कभी एक्सेल का काम आएगा तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, पीपीटी का काम आएगा तो वो भी आपको दे सकता हूँ। फिर और कुछ आपके में स्किल्स जो है इंप्रूव करनी है कि आप विंडोज अभी चला रहे हो, आईओएस कैसे चला पाओगे, मैक कैसे चलाओगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर चलाने के स्किल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे आप वर्क कर सकते हो। तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस यहाँ पे वेरिएशन आ जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस वेरिएशन आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉय रेडी हो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। कितने स्टेप, 5। सबसे पहले सोचो कि कितने आपको मैन पावर चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करो। फिर उसके लिए भैया आप मार्केट में जाओ, ढूंढो, आपके पास कैंडिडेट्स आएंगे, उनका प्रॉपर सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद प्लेसमेंट और इंडक्शन करो, उनको रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, और लास्ट में उनकी आप ट्रेनिंग करो, जिससे उनके स्किल्स जो है वो और एनहेंस हो सके। तो ये था अपना स्टाफिंग पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक था। आगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो जो अपन ने यहाँ पे ऊपर में देखा रिक्रूटमेंट, अपना स्टेप नंबर 2 कि कंपनी क्या करेगी, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेगी। तो कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, क्या क्या उसके सोर्सेज है, कितने तरीकों से बुला सकती है, हर एक सोर्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है, सब अपन देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहला सोर्स है अपना इंटरनल सोर्स, नाम से ही ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज में कौन आएंगे, इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड्स एम्प्लॉय ऑन पेरोल,
People from within are generally promoted whenever any vacancy arises. By reviewing the personal records and skills of the manager would be in position to know the suitable candidates for vacant position. Internal यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही जो काम कर रहे हैं उनको ही एक अपॉर्चुनिटी दो। अगर उनके ऊपर वाली कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो आप नीचे के एम्प्लॉय को जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, जो प्रॉपर स्किलफुल हो गया है, इतना केपेबल हो गया है कि वो उस टॉप वाली पोजीशन को भी संभाल सके, तो क्या कर दो, उसका प्रमोशन कर दो। तो ऊपर वाली पोजीशन क्या है, अपने आप भर गई। उसके नीचे कोई एम्प्लॉय है तो उसको वहां पे प्रमोट कर दो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी पोजीशन जो है खाली हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपन कैसे उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उन्हीं का प्रमोशन कर दो, उन्हीं का ट्रांसफर कर दो, और इस तरीके से वो वेकेंट पोजीशन जो है वो भर जाएगी। आगे transfer, promotion of the employee are the basic internal sources of recruitment. Further, employees, friends and relatives are also given a chance to serve the organization if any vacancy arises. मतलब nepotism थोड़ा सा यहाँ पे कि जो आपके employees हैं, ठीक है, उन्हीं के अगर कोई friends और relatives हैं जो capable है काम करने के लिए, उनको आप यहाँ पे मौका दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपके अंदर के ही लोग काम रहे, उन्हीं लोग यहाँ पे बढ़ते रहे। क्योंकि क्या होगा, ये सबसे चीप आपको पड़ेगा। ये अपन मेरिट्स और डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे नीचे। क्या है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो ज्यादा इंकरेज हो जाएंगे क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाएगा, खुश हो जाएंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उससे भी ज्यादा टॉप लेवल में जाने के लिए। फिर राइट पीपल फॉर द वेकेंट पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी उठा के रख देगी क्या, नहीं रखेगी। आपके जो पुराने इंप्लॉइज काम करें उनका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, पूरा एनालिसिस करेगी कि हाँ इसको अगर हम ये पोजीशन पे डालें तो क्या सही होगा, क्या ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा, अगर हाँ तभी रखा जाता है ऊपर में। फिर सेव द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, ऑनलाइन हो, किसी भी सोशल मीडिया में जाके अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे कंपनी का बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्चा हो जाता है। ये सब चीजें कंपनी को करने की जरूरत ही नहीं है। उनके अंडर में कोई इंप्लॉई है, उनको बोल दिया जाएगा कि आपको अगर टॉप लेवल में प्रमोट होना चाहते हो, हमको लग रहा है आपके में स्किल से आप कर पाओगे, आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रमोट हम कर देते हैं। या आपके अगर कोई इंप्लॉइज के कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली मेंबर्स है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं, तो आप हमको बताओ, हम उनको चेक करेंगे, अगर वो प्रॉपर सही होंगे तो हम वहां पे उनको प्लेस कर देंगे। तो इससे कंपनी का बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कॉस्ट बच जाती है। नेक्स्ट, इंप्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, अगेन एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको एक प्रॉपर पोजीशन पे रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी तक अपन ने एडवांटेजेस देख लिए, क्या क्या कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनका भैया वो बूस्ट कर देता है, उनको चार्ज अप कर देता है। ठीक है, फिर कॉस्ट और टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि नॉट हेल्दी साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। इट डिस्करेजेस द न्यू ब्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अरे जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनका तो मोरल जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, बट जो नए लोग हैं, न्यू ब्लड है, ठीक है, उनको आने में आप रोक लगा देते हो, उनके आने में आप बैरियर लगा देते हो, जिससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं कि यार कंपनी तो ना जो पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हीं को मौका दे रही है, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, डिस्करेज हो जाते हैं। तो यंग टैलेंट जो है फिर वो क्या होता है, आपके पास नहीं आ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट प्रमोट फेवरेटिज्म। ठीक है, जो फेवरेट होगा मैनेजर का, जो बूट लिकिंग करेगा मैनेजर की, जाहिर सी बात है मैनेजर उसी को प्रमोट करेगा, भले उसके पास स्किल्स हो या ना हो। थोड़ा सा फेवरेटिज्म यहाँ पे चलता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बात नहीं है। क्योंकि अगर एक पर्सन जो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है, जो स्किलफुल नहीं है, और आप उसको एक बड़े लेवल पे रख दो, तो वो कैसे ड्यूटीज को हैंडल करेगा, नहीं कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा। बट ये चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं समझते, क्योंकि मैनेजर यहाँ पे फेवरेट कार्ड अपना खेलते हैं। तो ये गड़बड़ चीज है इसके साथ। Third point, skills of existing employee may become obsolete and the organization may have to resort the external recruitment inevitably. ठीक है, next point, people are promoted until they are finally reached on the level of the incompetence। इसको क्या बोलते हैं, पीटर प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पीपल को, एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज को प्रमोट करते रहते तब तक जब तक वो अपने स्किल के पूरे 100% लेवल पे यहाँ पे नहीं पहुंच जाते। फिर एक ऐसा लेवल आता है जिनके पास वो सीखने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो कुछ और ज्यादा एड ऑन नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उनको प्रमोट किया जाता है, जिससे क्या होता है वो एक ओवर वैल्यूड पोजीशन में आ जाते हैं, एक अंडर वैल्यूड टैलेंट के साथ। ठीक है, लेस टैलेंट के साथ, लेस स्किल्स के साथ वो एक ऊपर वाली पोजीशन में चले जाते हैं, जिनको हैंडल करने के लिए वो केपेबल नहीं है, बट प्रमोशन के चक्कर में, फेवरेटिज्म के चक्कर में वो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, इंप्लॉय का तो बढ़िया है ये यहाँ पे। तो ये है अपना डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आगे देखते हैं दूसरा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है अपना एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी बाहरी रिसोर्सेज, बाहर के लोग अब आएंगे। ठीक है, अब जो अंदर में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनको मौका थोड़ा नहीं दिया जाएगा, अब बाहर से नया टैलेंट, यंग टैलेंट, रॉ ब्लड जो है, ठीक है, फ्रेशर्स को रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक नई एनर्जी लेके आएंगे, कोई नए लोग आएंगे जिनके पास नई तरीके की स्किल्स होंगे, उनके पास एक नया विजन होगा। तो ठीक है, इसके एडवांटेजेस हमको बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, बट पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। रिक्रूटमेंट
from external sources are done when either existing employees are inadequate to occupy the vacant position or they are not properly qualified and skilled enough to occupy the position or they are unfit either by the virtue of age or specialization. तो external sources से हम recruitment कब करते हैं? जब हमारे internal में ही जो employees हैं वो properly या तो qualified नहीं है या properly capable नहीं है उस particular position को लेने के लिए, किसी भी वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा एज हो गए हैं, जितनी भागा दौड़ी उस पोजीशन पे चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है जो स्पेशलाइज स्किल चाहिए वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से लोगों को खोजो और पोजीशन पे लगा दो। वही चीज है अपना द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट की भी होती है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होते हैं, जहां पे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब की सर्च में होते हैं वो एक एजेंसी के पास जाते हैं, अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करते हैं, उन एजेंसी के पास ये बड़ी बड़ी कंपनीज जाती है जिनको एम्प्लॉय चाहिए होता है। वो एजेंसी क्या होती है? एक मीटिंग पॉइंट होता है बिटवीन एम्प्लॉय और कंपनी। तो एजेंसी एम्प्लॉय को कंपनी के साथ मिला देती है, कंपनी को एम्प्लॉय मिल जाता है, एम्प्लॉय को नौकरी मिल जाती है। तो वहां से एक एक्सटर्नल सोर्स हमारा बन जाता है रिक्रूटमेंट का। सेकंड, एडवर्टाइज करो, न्यूज़पेपर में दो, मैगजीन में छपवाओ, ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में डाल दो, इंस्टाग्राम में ऐड रन करो कि हमको एम्प्लॉइज वगैरह चाहिए, एडवर्टाइजमेंट से आप कर सकते हो। तीसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं बेसिकली, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, हाईलाइट भी, आल्सो नोन एज कैंपस प्लेसमेंट। बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आईआईएम, आईआईटी वगैरह, वहां से जाके डायरेक्ट यंग टैलेंट को आप लेके आ जाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय वॉक-इन्स, ठीक है, सीधा आप अनाउंस कर दो कि भैया जिसको भी नौकरी चाहिए ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, आपको लगता है अगर आप फिट करते हो तो आ जाओ, डायरेक्टली इंटरव्यू आपका दे दो। एम्प्लॉय वॉकिंग्स, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कॉमनली, जैसे कई लोग होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे ही ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूमे वगैरह लेके चले जाते हैं कि बाई चांस अगर कोई पोजीशन होगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये होता है एम्प्लॉय वॉकिंग की। एम्प्लॉयज ही अपने आप कंपनी में चले जाते हैं, पूछते हैं कि कोई जॉब है क्या, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। तो एम्प्लॉयज वॉकिंग वो हो गया। फिफ्थ, एम्प्लॉय रेफरल, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वही एक रेफरेंस दे देते हैं कुछ कि यार इनको ले लो, उनको ले सकते हो, ठीक है, वो कुछ सजेशन यहाँ पे देते हैं। दे मेंटेन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर वर्ड ऑफ माउथ वुड डू व्हेन कंपेयर टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया एम्प्लॉय रेफरल। नेक्स्ट है अपना मिसलेनियस। मिसलेनियस में अपना क्या आ गया? गेट हायरिंग इज द मोस्ट पॉपुलर वन इन विच पीपल आर हायर्ड एट द फैक्ट्री गेट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये थे टोटल 6 टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज किसके? रिक्रूटमेंट करने के एक्सटर्नल सोर्सेज के 6 मेजर टाइप क्या है? पहला, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट करा दो। कोई अचानक से कोई एम्प्लॉय आ गया, उसका आपको सही लग रहा है पूरा रिज्यूम वगैरह, आप उसको रख सकते हो। कोई आपका एम्प्लॉय है कुछ रेफरल दे रहा है तो उसके थ्रू भी आप रख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है काफी वाइड रेंज, ठीक है। वंस अपन एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं किसी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में, तो सोचो कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो एम्प्लॉइज का बेस है, ठीक है, जो आके हमारे लिए अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है। वेरियस हमको टैलेंट्स देखने को मिलते हैं, वेरियस इंटेलेक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट को उठा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो काफी ज्यादा वाइड रेंज यहाँ पे हमको मिल जाती है। फिर किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस यहाँ पे अवॉइड हो जाती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं होता है। जो भी अलग पर्सन आएगा वो आपके लिए अननोन है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं होना है। जो पर्सन आपके पास आएगा आपके लिए अननोन है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में तभी सेलेक्ट होगा जब उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन और प्रॉपर स्किल्स हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? तो डिसएडवांटेजेस तो जो भैया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके लिए थोड़ा सा ये डीमोटिवेशन वाला पार्ट हो सकता है, ठीक है। वो थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं कि हमें टैलेंट नहीं था क्या, हमको हमारे मैनेजर ऊपर प्रमोट नहीं कर सकते थे क्या, जो किसी नए एम्प्लॉय को ले आए। यार हम भी इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इतने लॉयल है, हमको प्रमोट कर देते, हमको नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये कॉस्टली है क्योंकि अब आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, फिर 10,000 लोग आएंगे, उनको आप छाटो, रिक्रूट करो, सबके रिज्यूमे पढ़ो, फिर सबका इंटरव्यू लो, फिर टेस्ट करवाओ, तो बहुत यहाँ पे हैवी खर्चा आने वाला है। तो ये दो प्रॉपर है इसके डिसएडवांटेज। पहला क्या? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अपना। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिलेक्शन, ठीक है। अब सेलेक्ट कैसे करना है, सेलेक्ट क्यों करना है, ये तो अपने को पता चल गया। गैप को फुलफिल करना है, गैप फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है भैया वो वैसे डिमोलिश हो गई, ढह जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब सिलेक्शन क्या है, कैसे करना है इसको, पूरा प्रोसेस अब अपन देखने वाले हैं। अपन ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे पास आ गए, उनमें से बेस्ट कौन है ये कैसे पता करेंगे, उस बेस्ट एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। लिखा है द मोस्ट क्रूशियल स्टेज इन स्टाफिंग प्रोसेस इज द सिलेक्शन बिकॉज एनी एरर इन सिलेक्शन में प्रूव टू बी कॉस्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एरर आपने कर दिया, एक गड़बड़ इंप्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो गड़बड़ कर देगा। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी गलती, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये।
This explains the reason why selection has occupied a place of prominence in the management literature. Selection is a process of rejection and hence it is called a negative process. Selection process में होता क्या है, 10,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं, 10, 20, 50, 100, तो जितने तो सेलेक्ट नहीं हो रहे उतने ज्यादा तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोर देन सिलेक्शन इट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस। आपको किनको रिजेक्ट करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा बन गया। It divides the people into two categories, those who would be selected and those who would be rejected। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात है। A manager should exercise special skills in selecting the candidates। The process of selecting the candidates for employment in an organization is a long process। ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, सीरीज ऑफ स्टेप यहाँ पे होने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो क्या स्टेप्स है यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आपने ऐड दे दिया, आपके पास बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे प्रोबेबल कैंडिडेट्स आ गए, उनमें से आपको जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे, पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस है। क्या होगा अगर आप एक गलत इंप्लॉय को, गड़बड़ इंप्लॉय को सिलेक्ट कर लो तो ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ आ जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से हर पैरामीटर्स पे देखते हुए, चेक करते हुए आपको किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या पूरा प्रोसेस है देखते हैं। सबसे पहला ब्लैंक एप्लीकेशन। ब्लैंक एप्लीकेशन क्या है, खाली कोरा कागज। क्या है कोरा कागज है अपना ब्लैंक एप्लीकेशन। Every candidate is required to fill up a blank application which provides a written record of candidates' qualifications, etc. It is a traditionally widely accepted device for collecting information of the prospective applicants to enable the management to make a proper selection of candidate। A blank application is a personal history questionnaire। सबसे पहले आपको एक खाली ब्लैंक दिया जाएगा एप्लीकेशन, जिसमें आपको आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब आपको फिल करके सबमिट करना होता है। ठीक है, उसमें से ही आधे से ज्यादा लोग तो हट जाएंगे, क्योंकि अब सामने वाले को, अब मैनेजर को जो आपको सिलेक्ट करने वाला है उसको पता चल गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सूट होती है तो आप सिलेक्टेड हो, क्वालिफिकेशन स्किल्स सूट नहीं हो रही तो आप रिजेक्ट हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्लैंक एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन होगा सिंपल सा, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस, सब चीज आपको ही देना होता है, जिससे कैंडिडेट की हिस्ट्री के बारे में मैनेजर को पता चल जाता है। नेक्स्ट, एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है टू एलिमिनेट unsuitable candidates in the very beginning। Preliminary interview of a brief duration are conducted। A majority of applicants would be rejected in this stage। If applicant is eliminated at this very stage, organization would be saving from the expenses and processing the candidates further। Even the unsuitable candidate would save himself from trouble of passing through a long selection procedure। एक छोटा सा इंटरव्यू, ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा इंसाइट जानने के लिए और इंप्लॉय को जो है आपका प्रोबेबल जो कैंडिडेट है उसको और टटोलने के लिए छोटा सा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें और ज्यादा आपसे नॉलेज वो लेते हैं कि भैया आप परफेक्ट हो या नहीं हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो परफेक्ट होता है नेक्स्ट आगे स्टेज में बढ़ जाएगा, जो नहीं होता है उसको वहीं से रिजेक्ट, टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। थर्ड, अब होगा आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ठीक है, टू मैच इंडिविजुअल्स मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद द जॉब एप्रोप्रिएटली। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर एसेंशियल हियर। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबीज एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट आर इंक्लूडेड। वेरियस टाइप के रिटन टेस्ट हो गया। फिर आपको कोई जॉब, कोई काम दे दिया जाएगा, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट ले जा रहा है तो उसे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे पेपर वाली डिग्री लेने से थोड़ी ना हो जाएगा कि मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है। ठीक है, आप उसका प्रॉपर टेस्ट लोगे कि अच्छा ये बना के बताओ। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कितना स्किलफुल है, कौन से लेवल पे है, वो नूब है, प्रो है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, कौन से लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। तो वेरियस टाइप के टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, अगर आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए जा रहे हो, बाउंसर वगैरह की जॉब करनी है तो आपको क्या है, फिजिकली टेस्ट आपका लेके देखेंगे कि आप कितने फिजिकली स्ट्रांग हो। कोई मेंटल जॉब आपको करनी है तो उसके लिए आपका मेंटल देखा जाएगा, मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी आईक्यू वगैरह देखी जाएगी। जो वेरियस टेस्ट है, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, वो असेस करेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या, ब्लैंक एप्लीकेशन, जिसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह भरोगे, सही लगेगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, छोटा मोटा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे आपकी पर्सनैलिटी को बेसिकली असेस करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह थोड़ी बहुत देखी जाएगी कि परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद वेरियस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहे हो। आगे क्या होगा, टेस्ट के बाद, टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपको एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जाएगा फॉर द पोजीशन। फाइनल इंटरव्यूज आर कंडक्टेड। ठीक है, कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जाएगा, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको फिर अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। बट कैसे सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मली नहीं, उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, पुरानी किसी कंपनी में कोई काम कर रहा था, एक्चुअल में एक्सपीरियंस है कि नहीं उसके पास, कि उसे पेपर में क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो पूरी बैकग्राउंड की छानबीन होगी कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को कोई भी अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखना चाहेगा। तो पूरा सिर से लेकर पैर तक उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा कि आप भैया मेडिकली फिट हो या नहीं हो, जॉब करने के लिए, फील्ड वर्क करना है, रोज भागा दौड़ी करनी है तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड देन
फाइनली आपका फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट हो जाएगा वंस आप इतने सब पैरामीटर्स, इतने सारे टेस्ट को, इतने सारे स्टेप्स के बाद आप क्वालिफाई करते हो तब, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा, कैंडिडेट के बारे में और ज्यादा जाना जाएगा, फेस टू फेस मीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें जो सेलेक्टर्स हैं आपको और अच्छी तरीके से असेस करेंगे, आपका नॉलेज टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, उसमें आप पास हो गए, आपका बैकग्राउंड, आपकी पास्ट हिस्ट्री को देखा जाएगा कि कोई गड़बड़ थोड़ी ना है पास्ट में। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा देखने के लिए कि आप मेडिकल अनफिट तो नहीं हो, एंड देन आपका प्रॉपरली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है अपना सिलेक्शन का प्रोसेस। याद रखना सिलेक्शन स्टाफिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वंस एम्प्लॉय क्या है सिलेक्ट हो गए तब उनका ट्रेनिंग करवाया जाएगा और उनके स्किल्स को और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जरूरी है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कल को जाके कोई डाइवर्स कुछ अलग सिचुएशन आ जाती है तो आपके एम्प्लॉय जो वैसे ऐसे नहीं हो जाए कि बाप रे ये क्या हो गया, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। वो हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होने चाहिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है, जिनके लिए उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, रूल्स एंड एटीट्यूड्स that have specific or narrow applicability to a limited set of situation in a specific job environment. Training constitutes significant part of organization investment in the human resources. Every training program is aimed at fulfilling the following purpose. क्या क्या पर्पस है? पहला, to improve health of worker, to increase the productivity of workforce, to improve overall organizational climate, to promote safety of workers on the job, to prevent the obsolescence of employees at work, to improve quality lot of products being manufactured, to help an organization to fulfill the future personal needs, to maintain personal growth of the employees in the enterprise। ठीक है, एम्प्लॉय का ग्रोथ करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सिचुएशन आती है फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाए, ठीक है, एम्प्लॉय खुद भी फिट एंड फाइन रह पाए। तो ये सारा चीज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के पीछे। अकॉर्डिंग टू ओ जेफ हैरिस, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, वन टाइम रीड एंड गो है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिव स्किल्स। Operative skills are required for the successful completion of a given task. Interpersonal skills are related to the management, to the maintenance of successful relationship between peers and subordinates, anyway superior and subordinates. Decision making skills are related to the प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो ठीक है, अलग अलग स्किल्स के बारे में, 3 स्किल के बारे में यहाँ पे बात किया है। क्या क्या? ऑपरेशन स्किल जो किसके लिए जरूरी है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ टास्क के लिए जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल बेटर कम्युनिकेशन, बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जरूरी है। डिसीजन मेकिंग स्किल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालो, उसके लिए जरूरी है, जो किससे आएगा, ट्रेनिंग से आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब ट्रेनिंग के भी वेरियस मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड है अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, जॉब में रहते रहते आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? Actually, training begins the first day when an employee starts his job. Every employee learns a lot on the job. On the job training is normally given by the superior or supervisor. One notable feature is that there is no artificial location. Everything is a reality. Methods of on the job training are, on the job training क्या है, आपको जॉब मिल गई है, जॉब के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? आपका जो सुपीरियर है, आपका जो सुपरवाइजर है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कहाँ करेगा? आपकी जॉब में ही, आप काम कर रहे हो वहीं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि ये लो काम करके बताओ। एक बार पहले सुपरवाइजर करके दिखाएगा, डेमो देगा, फिर उसके बाद आपको वो काम करने दिया जाएगा। ठीक है, गलती करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा, सही काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा। वेरियस मेथड्स क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? कोचिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, फिर वेसिट्यूबल ट्रेनिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके मेरिट्स क्या है? तो मेरिट्स, ट्रेनी लर्न्स इन एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट रेदर देन इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्चुअल माहौल में वो ढल के काम करता है, कितना प्रेशर वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, कैसे चीजों को हैंडल करने से वो एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में वहां पे सीख जाता है। फिर दूसरा क्या है, ये बजटेड है, इसमें कोई ज्यादा खास खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा हमको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ अलग से मशीन हमको सेटअप नहीं करनी, जो नॉर्मल रूटीन में काम हो रहा है वहीं आपको एम्प्लॉय को ले जाना है, बोलना है कि ये लोग करके बताओ। फिर ट्रेनी ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशन बीइंग फॉलोड इन डे टू डे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। ठीक है, ट्रेनी ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं बाकी लोग, ठीक है, जिससे वो प्रॉपरली रेडी हो जाएगा इन फ्यूचर काम करने के लिए, जिसको पता होगा कि वो क्या काम कर सकता है, क्या काम वो नहीं कर सकता है, ताकि गलती से भी वो किसी रूल को ना तोड़े, गलती से भी उससे कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सके। अब डीमेरिट्स क्या है इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? तो डीमेरिट्स हैं, सिंस देयर इज नो direction under which a trainee learns while performing job, there would be disorganized learning. तो disorganized learning हो सकती है on the part of trainee. Sometimes inexperienced handling of machines and tools by the trainee may result in massive losses. ठीक है, एक सुपरवाइजर ने अपने ट्रेनी को बोला कि ये लो भैया ऐसी ऐसी मशीन, इतना रॉ मटेरियल डालो, इतना इस चीज को ऐसे सेट करो और आपका ऐसा प्रोडक्ट निकल के आएगा। ट्रेनी अगर नहीं समझ पाए, कुछ गड़बड़ी कर दिया, एक हाथ बटन एक्स्ट्रा दबा दिया, मीटर को ज्यादा ही घुमा दिया, तो उससे क्या होगा, मशीन भी खराब हो सकती है, जो रॉ मटेरियल डाला वो तो वेस्ट हो गई, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत ज्यादा भारी नुकसान भी हो सकता है।
फिर इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ वर्क, जो वर्क का फ्लो है वो अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉइज है जो काम करे, आप उनको 2 मिनट आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया 2 मिनट आप आराम करो, तब जो सुपरवाइजर है जाके सिखाएगा, फिर जो उसके अंदर में सबऑर्डिनेट है वो एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करेगा। गड़बड़ हो गया तो वापस से करना पड़ेगा जब तक वो परफेक्ट नहीं हो पाता। इससे क्या होगा, जो वर्क करने का फ्लो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेनी टू वर्क एज वेल एज लर्न, ठीक है, यहाँ पे उसको वर्क भी करना है, अर्न भी कर रहा है, साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है, तो दो चीजें एक साथ करना उसके लिए कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये है सारे डीमेरिट्स। इंस्पाइट आगे लिखा है, इंस्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड सुटेबल टू द सुपरवाइजर, ऑपरेटिव एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बाद भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए काफी ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं अपन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी तक अपन ने क्या देखा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखा, यानी जिस माहौल में आप जॉब कर रहे हो वहीं आपको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा। वेयर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उसी का उल्टा है। आपके पास जॉब तो है, बट जिस वर्किंग प्लेस में आपको जॉब करनी है वहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं, आपको एक अलग सेपरेट जगह में ले जाया जाएगा जहां आपको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा। तो यही है अपना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे जो पायलट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको सीधा एरोप्लेन में नहीं बैठा दिया जाता है, उनके लिए पूरा एक स्टिमुलेटर अलग से होता है, उनमें उनको पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेम पूरा वैसे ही माहौल रिक्रिएट किया जाता है। जब वो उस चीज में प्रॉपर्ली परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब वो स्टिमुलेटर पे अच्छी तरीके से उनका हाथ सेट हो जाता है, तब जाके उनको एक एक्चुअल प्लेन दिया जाता है उड़ाने के लिए। तो यही हो क्या हो गया अपना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया। आप जॉब पे हो, आपको जॉब पे रख लिए, बट अभी एक्चुअल वर्क प्लेस से आपको एक दूसरी वर्क प्लेस में ले जाया जाएगा जहां आपको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग किया जाएगा, आपको प्रॉपर्ली ट्रेंड किया जाएगा। वंस आप प्रॉपर्ली ट्रेंड हो गए, प्रॉपर आपके पास स्किल्स आ गई, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया, तब आपको एक्चुअल एनवायरनमेंट में ले जाया जाएगा जहां आपको काम परफॉर्म करना है। तो यही है अपना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग्स कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग, ठीक है। पॉपुलर मेथड्स क्या क्या? लेक्चर्स एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, केस स्टडी, टी ग्रुप ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। अब इसके मेरिट्स क्या है? पहला, रिलैक्स एनवायरनमेंट कैन हेल्प द एम्प्लॉइज टू एब्जॉर्ब मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट से अलग दूर लोकेशन में ले जाया जा रहा है जहां पे अब आपका काम का कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या काफी ज्यादा रिलैक्स होकर, काफी ज्यादा फोकस होकर जो ट्रेनिंग उसको मिल रही है उस पर वो ध्यान लगा सकता है। वेरेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, उसको काम भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, तो थोड़ा हौच पौच यहाँ पे हो जाता है। वेरेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉय काफी ज्यादा रिलैक्स रहता है, जो कि अच्छी बात है। न्यू स्किल्स कैन बी ब्रॉट बैक एंड यूटिलाइज विद इन द कंपनी, ठीक है। न्यू स्किल्स जो वो सीख रहा है उसको वापस से कंपनी में ले जाके अब आप काम करवा सकते हो। आगे, कंपनी वुड नॉट हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट और एडिशनल प्लेसेस, ठीक है। हो सकता है कंपनी को कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट वगैरह इनकर ना करनी पड़े। ऑफिस नहीं, ऑफिस का कुछ गार्डन वार्डन है, वहां पे आपने उसको कुछ ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, वहां उसकी कोई क्लासेस वगैरह हो रही है। नेक्स्ट, सेंडिंग एन एम्प्लॉय ऑन अ कोर्स कुड हेल्प टू मेक एन एम्प्लॉय फील मोर वैल्यूड as they would feel as if they are receiving quality ट्रेनिंग, ठीक है। आप किसी भी इंप्लॉय को जब ट्रेनिंग वगैरह में ले जाते हो तो उनको लगता है कि यार मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी कोई इज्जत है ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे ट्रेन किया जा रहा है, मेरी भलाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है, जिससे अगेन वो बूस्ट और पूरा चार्ज हो जाता है यहाँ पे। आगे, दिस वुड अलाउ एम्प्लॉय टू नेटवर्क एंड परहैप्स ड्रम अप द बिजनेस, ठीक है, सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन डीमेरिट क्या क्या है। तो काफी ज्यादा ये एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर कोई गारंटी नहीं है कि जो आप स्किल से नॉलेज ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयज में पूरी आ जाए, एम्प्लॉय पूरा उसको ग्रास्प कर ले। क्यों ग्रास्प नहीं कर पाएगा पूरा, इसका डाउट क्यों है? क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट लर्निंग स्पीड होती है, ठीक है। आपने अपनी अच्छी तरीके से बता दिया, जैसे मैं एक प्रॉपर लेक्चर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उसको एक ही बार में देख के समझ जाएंगे, हो सकता है किन्हीं को 2 बार देखना पड़ेगा, हो सकता है आप लोग बीच में बार पीछे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर की लर्निंग की स्पीड अलग होती है, इसीलिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है एक ट्रेनिंग प्रोसेस में, क्योंकि अगर 10 यहाँ पे इंप्लॉई यहाँ पे ट्रेन होने आए हैं, ठीक है, और एक है जिसको बहुत धीरे समझ में आ रहा है, तो क्या है, बार डाउट पूछेगा, बार इंस्ट्रक्टर को रिपीट करना पड़ेगा, जिससे ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, अननेसेसरी थोड़ा स्ट्रेच होते जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, नॉट ऑल लर्नर्स विल बी स्टार्टिंग एट द सेम नॉलेज और स्किल लेवल and there is a risk that those starting at the lowest level may be lost from the start, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भैया वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कोई बहुत अच्छी तरीके के कॉलेज से पढ़े, कोई थोड़ा लोअर लेवल कॉलेज से पढ़े, किसी की नॉलेज बहुत ज्यादा है, किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो सबके नॉलेज में यहाँ पे डिफरेंसेस है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पीछे है, जो लो नॉलेज वाले, वो क्या होंगे, वो प्रॉपरली चीजों को सीखने में थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। और वो हो सकता है स्टार्ट में ही अगर उनके पास इतना सारा पूरा हैवी अपन सामान डालेंगे तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग में ही लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे आप लोग छोटे हो, अभी आपकी नॉलेज कम, इसलिए आप क्या दे रहे हो, फाउंडेशन का पेपर दे रहे हो, वरना इंस्टीट्यूट क्या करता, फाइनल का पेपर ले लेता।
तो क्या पास हो पाते? नहीं हो पाते। आपके लेवल को देखते हुए आपको नॉलेज सर्व की जा रही है। फिर जब थोड़े बड़े हो जाओगे, इंटरमीडिएट में आ गए, तो इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज, वो जब आप क्रैक कर लोगे तब फाइनल लेवल की एकदम भारी भरकम नॉलेज आपको दी जाएगी। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि क्या होगा अगर एक साथ अपन हैवी नॉलेज दे देंगे, बट जो इंप्लॉइज है 10 तरीके के इंप्लॉइज है, 10 डिफरेंट ब्रेन्स है, ठीक है, कोई ज्यादा नॉलेजेबल है, कोई थोड़ा कम नॉलेजेबल है। तो जो कम नॉलेजेबल है उसके साथ अपन अगर स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी है, दूसरों के लिए हो सकता है नॉर्मल है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा अगर हैवी है तो स्टार्टिंग में ही डायरेक्शन भटक सकता है, जिससे होगा क्या कि ट्रेनिंग करने का कोई भी मतलब यहाँ पे निकल के नहीं आएगा उस पर्टिकुलर इंप्लॉय के लिए। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। तो बढ़ो आगे, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक अपना स्टाफिंग का जो कि है प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। तो ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट अपन ने ऑर्गेनाइजेशन में भी बीच में एक छोटा सा टॉपिक आया था, सेम वही चीज है। क्या है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है जहां पे नए एम्प्लॉइज को पुराने एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। काइंड ऑफ फ्रेशर पार्टी होती है जो कौन कंडक्ट करवाता है? एचआर डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, जिससे जो नए एम्प्लॉय है वो भी अपने को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझ सके, पुराने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉपर जेल हो सके, प्रॉपर अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, ठीक है। Orientation act as a function of organization socializing serving the three main purpose. पहला acquisition of work skills and abilities, फिर adoption of appropriate role behavior, adjustment to the norms and values of the work group. Simple. फिर placement on the other hand may be defined as determining the job to which an accepted candidate is to assign and assignment of that job. A proper placement is instrumental in reducing employee turnover, absenteeism and boost employees morale. Here the selected candidates is given a copy of policy, procedure of rules and regulation of the enterprise in question. The candidate will given a complete clear cut description of the nature of job, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा प्लेसमेंट में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, जितनी भी गाइडलाइंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एम्प्लॉय को दे दी जाएगी, जिससे उसके मन में कोई भी डाउट नहीं हो कि उसकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी उसकी अथॉरिटी एंड पावर है, क्या क्या काम वो कर सकता है, क्या क्या काम उसको करना चाहिए, क्या क्या काम वो नहीं कर सकता है, जिससे उसके वर्किंग आवर्स के दौरान उसको कोई भी तकलीफ ना आए। तो ये क्या हो गया? प्लेसमेंट हो गया। ओरिएंटेशन क्या हो गया? एक फ्रेशर्स पार्टी हो गई। कौन करवाएगा? एचआर डिपार्टमेंट। क्यों करवाएगा? ताकि जो नए एम्प्लॉइज हैं उनको पुराने के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझ जाए, पूरा रिलैक्स और फ्री हो जाए। प्लेसमेंट क्या हो गया? आपको एक रूल बुक दे दी जाएगी जिस अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो विद दिस अपना स्टाफिंग यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज अपन कवर करने वाले हैं वो है लीडिंग। लीडिंग क्या? इन द वर्ड्स ऑफ रिचर्ड ड्राफ्ट, लीडिंग इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडिंग क्या है? इन्फ्लुएंस करना है, ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू मेक एम्प्लॉइज वांट टू पार्टिसिपेट इन अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल। 3 कंपोनेंट्स मेक अप द लीडिंग फंक्शन, ठीक है। मैनेजर को इन्फ्लुएंस करना है, लीड करना है, एक लीडर का रोल निभाना है यहाँ पे, जिससे वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके, जिससे क्या हो, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। अब 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है? मोटिवेट करो एम्प्लॉइज को, उनको इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, और फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स, एम्प्लॉइज का ग्रुप बनाओ इफेक्टिव वे में जो काम कर सके। द लीडिंग प्रोसेस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट, ठीक है। अगेन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए लीडिंग क्या है? बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल हेल्प निभाता है। यहाँ पे लीडिंग का जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है एम्प्लॉइज को, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनका जो सेट गोल है वो अचीव हो सके। कैसे? तो एम्प्लॉय अगर डिमोटिवेटेड है, काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, खुश नहीं है, तो उसको भी मोटिवेट करो, अगेन उसको चार्ज करो, ठीक है। डिफरेंट टाइप के तुम इंसेंटिव्स दो। तो यही क्या काम है? लीडिंग का काम है। कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है तो जो लीडर है वो आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हेल्थी डिस्कशंस होंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट तुमको दिख रहा होगा कंट्रोल का टॉपिक, ठीक है। कंट्रोल, और इस इमेज से तुमको समझ में आना चाहिए कि बहुत ही प्रॉपर शानदार काम यहाँ पे होने वाला है। कंट्रोल जब पढ़ेंगे ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट था स्टाफिंग का और लीडिंग का वो यहीं पे हमारा एंड हो चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।